एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, मतलब आज तो उनके पास ओरिजिनल शिवसेना है, और उनका एडवांटेज ये है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जिस तरीके से जो नया नाम और सिंबल है, खास करके सिंबल, तो वो लोगों तक नहीं ले जा पाए हैं। मुझे उनके एक एमपी बता रहे थे कि उनके काफी परिचित उन्हें मिले लोकसभा चुनाव के वक्त। तो उन्होंने कहा, मैंने हम लोगों ने आपको वोट दे दिया, हमने धनुष्य बाण को वोट दे दिया। तो उस आदमी ने कहा कि उस शिवसेना के एमपी ने कहा कि मैंने हाथ मारा सर के ऊपर, मैंने कहा अरे भाई, हमारा सिंबल धनुष्य बाण नहीं है, हमारा सिंबल मशाल है। तो पॉपुलराइज नहीं कर पा रहे हैं नए सिंबल को, और वो एडवांटेज एकनाथ शिंदे के पास है। ये कंफ्यूजन कितना दिख रहा है, एक तो सिंबल का, हालांकि डिजिटल एज है, इतना मुश्किल भी नहीं है सिंबल पहुंचाना, वरना एनसीपी की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों होती शरद पवार गुट की। सिंबल जितना चाहिए उतना पहुंचा नहीं है लोगों के पास। ये इसका जिक्र खुद उद्धव ठाकरे ने भी पोस्ट लोकसभा इलेक्शंस किया था। लेकिन ठीक है, मतलब मुझे ये लगता है कि एक कारण है। अगर तुतारी जो शरद पवार को सिंबल मिला है वो तो लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मिला है। लेकिन उद्धव ठाकरे को मशाल जो चिन्ह मिला था वो 2 साल पहले मिला था, तो उनको वक्त था, वो उन्होंने उस तरह से पहुंचाया नहीं वोटर्स के पास। लेकिन उद्धव ठाकरे को जब हमने पूछा, सोलापुर में आए थे उद्धव ठाकरे, हमने बात की थी उनसे, तो उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि मुझे लोकसभा चुनाव का जब सेकेंड फेज चल रहा था तब मुझे इलेक्शन कमीशन से कंफर्मेशन मिला कि इस चुनाव के लिए आपको मशाल चिन्ह ही मिलेगा। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला बात थी। लेकिन अगर हम रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ये कॉन्स्टिट्यूंसी देखें, जहाँ पे अभी नारायण राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लोकसभा में चुन के गए हैं, तो वहां पे राणे वर्सेस ठाकरे यही लड़त थी। और उसमें अगर आप देखें तो सिंधुदुर्ग ये राणे का बेस्टिन है, वो उनका गढ़ है। वहां पे तो उनको क्लीन स्वीप है, हर जगह उनको मतलब अघाड़ी मिल गई है, वो मार्जिन अच्छे से मिला है। लेकिन जब आप रत्नागिरी की बात करते हैं तो वहां पे 3 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहां पे शिवसेना यूबीटी को मार्जिन अच्छा मिला है, वो आगे है उसमें। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि आपका चिन्ह सिर्फ सिंधुदुर्ग में पहुंचा नहीं लेकिन रत्नागिरी में पहुंचा, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। जो एफर्ट्स की बात है ना, वो शिवसेना यूबीटी से काफी कम हो रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो सबसे ज्यादा निर्भर उद्धव ठाकरे के करिश्मा पे है। जो बाकी के लीडर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे हैं, उस तरह से मैनेजमेंट नहीं है जिस तरह से होना चाहिए जब आपको इतना बड़ा सेटबैक मिला है। लोकसभा चुनाव में अगर कोंकण रीजन जो बेस्टियन है शिवसेना का, वहां पे अगर आपको शॉक मिल रहा है, वहां की कोई भी सीट अगर आप नहीं चुन के ला पा रहे हो, ठाणे तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो खुद एकनाथ शिंदे का ही गढ़ है। लेकिन जो प्रॉपर कोंकण का रीजन है, रायगढ़ हो, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हो, वहां पे भी अगर आपको हार मिल रही है, तो जो बीच के 4 महीने थे असेंबली चुनाव तक, वहां पे आपने कुछ तो करना चाहिए। वहां पे कुछ भी नहीं किया गया। वहां के जो आप कह सकते हो जो ब्रांड्स है, जैसे रामदास कदम हो, वहां पे कदम ब्रांड है, वहां पे सामंत ब्रांड है, वहां पे राणे ब्रांड है, वहां पे केसरकर ब्रांड है। इन चारों ब्रांड्स अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, तो आपने उनको कुछ तो ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहिए था 2.5 साल में। लेकिन वो भी किया नहीं गया। आपने लास्ट मोमेंट पे अपने पास रत्नागिरी में कैंडिडेट लाया, वहां पे सावंतवाड़ी में कैंडिडेट लाया। तो ये लास्ट मोमेंट पे क्यों किया गया? ये तो 2.5 साल में आपको पता ही था। आप शरद पवार जैसे प्रैक्टिकल राजनीति नहीं करना चाहते थे कि लोग छोड़ के गए लेकिन वापस आना चाहते हैं तो हम लोग उनको वापस ले लेंगे। ये शरद पवार जैसे उद्धव ठाकरे नहीं करना चाहते थे, तो ये बात तो क्लियर थी कि आप उनको वापस नहीं लेने वाले हो, तो एटलीस्ट उनको एक ऑल्टरनेटिव तो क्रिएट करना चाहिए था। वो भी उन्होंने नहीं किया है। तो जो एफर्ट्स है वो कम ले रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ऐसा मुझे ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। विधानसभा के लेवल पे, अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी के लेवल पे, दोनों ही अलायंस में एक दूसरे को जी, वोट सपोर्ट ट्रांसफर। दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा में तो बाइनरी बड़ी क्लियर थी कि आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं, और उसके बेस पे वोट गिर रहा था। तो अभी फिलहाल की जो ग्राउंड की स्थिति है उसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि शिवसेना जो यूबीटी है वो कांग्रेस के वोट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन बीच में बगावत काफी लोगों ने की है। अभी हम सोलापुर में देखें तो सोलापुर में तो जाहिर सभा में उद्धव ठाकरे ने कह दिया, प्रणिति शिंदे को जो सांसद है वहां की कांग्रेस की, उनको तो कह दिया कि आपने साथ हमें देना चाहिए, मैं तो आपके लिए प्रचार करने के लिए आया था लोकसभा में। तो ये जाहिर मंच पे कहने की क्यों जरूरत है? जो नाराजगी है वो तो महायुति के भी लीडर्स में है, वहां पे भी है, लेकिन वो जाहिर मंच पे आके नहीं कह रहे हैं जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में कह रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है वहां के पक्ष में, वो भी जाहिर मंच से ये अगर दावा कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जाएगा? तो ये जो समझना चाहिए वो समझ वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। तो सोलापुर में वैसी बात है, रामटेक एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे भी वैसी ही बात है कि बगावत की गई है। अभी कांग्रेस ने ये टाइम क्या किया है, जब लोकसभा चुनाव था तब विशाल पाटिल जो थे जिन्होंने बगावत की थी, एकमात्र ऐसे नेता कि जिन्होंने बगावत की थी लोकसभा चुनाव में, उन पे कार्रवाई नहीं की, वो चुन के भी आ गए। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कार्रवाई की है।
लेकिन मुझे एक बगावत करने वाले नेता ने कहा है, वहां पे भी शिवसेना वर्सेस कांग्रेस फाइट है, शिवसेना को टिकट दिया गया है, महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी के हैं, लेकिन कांग्रेस ने बगावत की है। वो बगावत करने वाले नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये कहा कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा है हमें कि ये कैंडिडेट नहीं चुन के आने वाला, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां का जो केडर है वो चाहता है कि ये सीट हमें मिले, तो फिर वो सब नाम मात्र हमने उसको कैंडिडेसी जो है वो अनाउंस कर दी है, लेकिन मतलब हमारा समर्थन भी आपको रहेगा। और वो नेता ने ऑन कैमरा आके भी कहा कि मेरे रैली में शिवसेना यूबीटी के नेता रहते हैं। तो ये काफी इसे चौंकाने वाली बात है कि अंदर कुछ डिस्कशंस अलग तरह से चल रहे हैं, बाहर कुछ अलग ही हो रहा है। वोट ट्रांसफर का जो आप कह रहे हैं वो तो शिवसेना के वोट्स कांग्रेस को कितना जाएंगे उसमें भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। और कांग्रेस वाले जो अभी बगावत हुई है, जिस तरह से शिवसेना यूबीटी हर सीट पे आके अपना जोर लगाती है, जैसे विदर्भ में कांग्रेस का कहना है कि हम वहां पे स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने कहना था कि हमने लोकसभा में आपको सीट दे दी है तो अभी हमें कुछ तो चाहिए। तो ये कुछ जगह पे इतना सपोर्ट नहीं होने के बावजूद अपने उम्मीदवार डालना, खतरे में डालना एक प्रकार महाविकास आघाड़ी को, ये उनको सेटबैक जरूर देगा। महायुति की बात करें तो बीजेपी और अजित पवार थोड़े डेंजर जोन में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ शिवसेना यूबीटी डेंजर जोन में है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार ये पक्ष पावरफुल है। शिवसेना भी एक वक्त ऐसी ही पार्टी थी, बहुत स्ट्रांग केडर बेस्ड किस्म की पार्टी। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हुआ है शिवसेना के साथ कि उनका जो संगठन की जो उनकी ताकत है वो थोड़ी ढीली पड़ती जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये कैसे बदलाव हो रहे हैं। जब बाला साहब थे तो वो क्या करते थे, हर हफ्ते जो अगर कोई जो मुंबई में उनके विभाग प्रमुख होते हैं, मतलब हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक या दो विभाग प्रमुख होते हैं, तो अगर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कुछ अगर उन्हें ऐसे लगे कि ढीला हुए कोई संगठन में, तो उसे कॉल करते थे, क्या रे तुम एकदम ठंडे पड़ गए। तो ये कॉल नहीं आना चाहिए, इसके लिए लोग कुछ ना कुछ इशू ढूंढते रहते थे। चलो पानी की किल्लत है, कहीं आंदोलन करो, कोई बिजली की किल्लत है, आंदोलन करो, किसी ना किसी विषय पे आंदोलन करते रहते थे। उस वजह से संगठन जो है ग्राउंड लेवल पर, तो वो हमेशा एक्टिव होता था। आज ऐसी हालत है कि कोई भी आंदोलन करने के पहले, मुझे बताया जा रहा है, पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती। और बाला साहब के बारे में बहुत ही स्ट्रांग पर्सनल लॉयल्टी थी लोगों की, तो वो मुझे बहुत अहम बात लगती है। अभी इन लोगों को ये लगा कि जब 2022 में, जून 2022 में उनकी पार्टी में स्प्लिट हो गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो इन्हें ऐसा लगा कि हमें सिंपैथी का फायदा होगा। एक्चुअली अभी काफी मुझे कांग्रेस के एक सीनियर नेता बता रहे थे और काफी लोग वही कह रहे हैं कि अगर उस वक्त वो एक यात्रा निकालते, सेना के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो अगर यात्रा निकालते महाराष्ट्र में, तो वो उसमें टैप कर पाते। क्योंकि आज तक का अनुभव ये है कि जो भी नेता ऐसे यात्रा निकालते हैं तो एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो जाता है, वहां पर नीचे का जो केडर है वो गैल्वनाइज हो जाता है, वोटर गैल्वनाइज हो जाता है। तो वो उनसे नहीं हुआ। तो मुझे कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि मैं अगर उनकी जगह होता, तो मराठी में कहावत है पायाला भिंगरी लावणं, कि मैं पूरे पूरा महाराष्ट्र में ऐसे घूम लेता। तो वो उनसे नहीं हुआ। एक संस्कृत में एक सुभाषित है जिसका अर्थ ये होता है हिंदी में कि शेर जंगल का राजा है तो भी उसे शिकार करनी पड़ती है। वो जो भक्ष होता है वो आके उसके सामने खड़ा नहीं होता है, चलिए महाराज मुझे खाइए। तो वो थोड़ा मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में लोग चले गए उसमें। और जहां तक देखिए वोट ट्रांसफर की बात है, शिवसेना को कांग्रेस के वोट मिले। आप अगर देखें तो 1980 के दशक में, के उत्तरार्ध में, और 1990 के दशक में भाजपा से भी ज्यादा शिवसेना एग्रेसिव थी हिंदुत्व के मुद्दे पर। फिर भी मतलब आपको तो मालूम है 92 93 में जो दंगे हुए मुंबई में, उसमें शिवसेना का क्या रोल था वगैरह, वो तो है श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में। फिर भी आज मुस्लिम समाज के जो वोट्स है वो बहुत बड़ी तादाद में शिवसेना को मिले हैं, और उसका एडवांटेज शिवसेना को मिला। अभी उसमें एक वीक पॉइंट यह है कि आप अगर देखोगे तो ये नेचुरल वोटर नहीं है शिवसेना का। और हिंदुस्तान में आज जो पॉलिटिक्स है वो काफी मेजोरिटेरियन हो चुका है। मतलब किसी को पसंद आए या ना आए, किसी कोई माने ना माने, लेकिन ये बहुत मेजोरिटेरियन किस्म का पॉलिटिक्स है। और ऐसे काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं और आएंगे भी अगले समय में, जैसे वक्फ बोर्ड के बिल का विषय हो, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। तो वहां पर जब शिवसेना को भूमिका लेनी पड़ेगी,
तो उस वक्त मुझे लगता है थोड़ी तकलीफ होगी उनके लिए, क्योंकि ये जो नया वोटर उनसे जुड़ा है मुस्लिम समाज का, तो वो कहीं उनसे दूर जा सकता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और जैसे अनुजा जी ने कहा कि वो मेहनत नहीं ली उन्होंने, जैसे अभी आप गांव में जाओगे तो ये जो एनसीपी को मानने वाले, वो शरद पवार साहब की एनसीपी को मानने वाले जो लोग हैं, तो उनकी एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है जिसका इस्तेमाल उन्होंने उनके नए चिन्ह को पॉपुलराइज करने के लिए किया है, वो है रामकृष्ण हरी वाजवा तुतारी। इस वजह से वो तुतारी का जो चिन्ह है वो लोगन तक पहुंचा है। इन कॉन्ट्रास्ट शिवसेना वो नहीं कर पाई। वो वापस वो जो मैंने आपको एनोलॉजी दी वो संस्कृत सुभाषित की, शेर और उसके भक्ष के बारे में, मुझे लगता है वही हो रहा है। और ये जो एक इंसिस्टेंस है शिवसेना का कि वो ऐसे सीट उन्होंने लोकसभा के वक्त भी मांगे, जैसे सांगली की सीट। तो मुझे कांग्रेस के एक नेता बता रहे थे कि सांगली में उनके 10 सरपंच नहीं है पूरे जिले में, फिर भी उन्होंने वो सीट मांगी, क्योंकि वो बेस ही नहीं है उनका वहां पर। और आप देखोगे तो कांग्रेस ने एक अपक्ष को खड़ा किया वहां पर, वो शिवसेना के उम्मीदवार की करारी हार हो गई। और वही शिवसेना मुझे लगता है बाकी सीटों में भी कर रही है, कि ऐसे सीट उन्होंने ले लिए हैं कि जहां पर उनका बेस नहीं है। और अगर मुझे काफी लोग बता रहे हैं कि अगर उसी सीट पर वही उम्मीदवार अगर एनसीपी के तुतारी चिन्ह पे खड़े रहते, तो फिर जो नतीजा है वो अलग होता। तो मुझे लगता है ये जो गड़बड़ हुई है सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, और शिवसेना ने थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं माई वे और द हाईवे, उस तरीके से ये सब चीजें करवाई हैं, तो उसका थोड़ा नुकसान उन्हें होगा। और जिस तरीके से महायुति में वीक लिंक अजीत पवार है, उस तरीके से आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उभाटा एक वीक लिंक के तौर पे नजर आ रही है, ऐसे खुद उनके पार्टी के नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं। और उसमें देखिए बड़ी गलती मुझे लगता है ये हुई महाविकास आघाड़ी की, टैक्टिकल एरर कह सकते हैं हम उनको। अगर उद्धव ठाकरे को, देखिए आज महाराष्ट्र में जो संघर्ष है वो मराठा और ओबीसीओं के बीच में है। ये मराठा डोमिनेंट कास्ट है, ओबीसी अगर आप देखें तो 52.1% है, लेकिन उनमें इतनी यूनिटी नहीं है जितनी मराठाओं में, क्योंकि मराठा बहुत ही कास्ट कॉन्शियस है, तो उनको मोबिलाइज करना आसान हो। उद्धव ठाकरे को अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करती महाविकास आघाड़ी, तो एक मैसेज जाता। देखिए ठाकरे ना मराठा है ना ओबीसी है, वो सीकेपी है, जो एक जिसे हम एक एडवांस कास्ट कह सकते हैं, कि जो ब्राह्मणों के नीचे जो एडवांस कास्ट आती है उसमें सारस्वत है, सीकेपी है, तो वो एक एडवांस कास्ट से आते हैं, और ना मराठा है ना ओबीसी है, तो उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को हो जाता। दूसरी और बहुत अहम बात यह है कि जो लोग एकनाथ शिंदे के पास गए हैं या जाना चाहते हैं वो वापस आते हैं, और जो फेंस सिटर है वो वहां जाते नहीं थे। तो ये एडवांटेज जो है मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी ने खोया है, और उसका नुकसान उद्धव ठाकरे को होगा और महाविकास आघाड़ी को भी होगा। 499 रुपए में क्या ही मिलता है, पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती
और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।